हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, आरआरबी एएलपी एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जल्दी ही इसका एग्जाम होने वाला है दोस्तों, तो इसीलिए हम तैयारी कर रहे हैं एएलपी की। आप सभी जानते हैं एएलपी एग्जाम में साइंस बहुत ज्यादा पूछा जाता है, चाहे वो बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो। तो यहाँ पर हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम पूरी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स यानी कि पूरा साइंस कवर करेंगे। तो दोस्तों, डेली आपको इसी टाइम पर ये वीडियो मिल जाया करेगा। अभी हम बायोलॉजी की सीरीज कर रहे हैं, फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स की भी करेंगे। तो ऐसे करके हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे एएलपी के लिए आने वाला साइंस वाला पोर्शन जितना भी है। साथ ही साथ इसके बाद आपको मैथ्स और रीजनिंग की क्लास भी हमारे चैनल पर मिलने वाली है। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आपके जितने भी आगामी एग्जाम्स है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको यहीं पर मिलने वाली है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आज का जो वीडियो है इसमें हम टॉप 50 क्वेश्चंस देखने वाले हैं साइंस के, और डेली जो हमारी सीरीज रहेगी उसमें टॉप 50 क्वेश्चंस रहेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एएलपी एग्जाम के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? पहला क्वेश्चन ये है हमारा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी, स्टेपिस। स्टेपिस या स्टेप्स जिसे हम कहते हैं, ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। कहाँ पाई जाती है ये? तो ये हमारे ईयर में प्रेजेंट होती है। देखिए, ईयर में 3 प्रकार की हड्डियां होती है जिसे हम याद करने की एक ट्रिक होती है। कैसे याद करते हैं? मिस। बस आप मिस याद कर लीजिए। तो ईयर में जो 3 प्रकार की हड्डियां है, एम से होता है मेलियस, आई से होता है इनकस और एस से होता है स्टेपिस, या हम जिसे स्टेप्स भी कहते हैं। तो ये जो मिस है ये प्रेजेंट होती है किसमें? ईयर में। और इसी में जो एस से स्टेपिस है, यही हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आगे देखिए, हीमोग्लोबिन में होता है, हीमोग्लोबिन में क्या प्रेजेंट होता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा ए, लोहा। ठीक है, हीमोग्लोबिन में फेरिक यानी कि लोहा, Fe प्रेजेंट होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो ये हमारे रक्त की जो आरबीसी है उसमें प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जो हिम है इसका मतलब है कि ये एक रंजक है, एक डाई है। और जो ग्लोबिन है वो एक प्रकार की प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को बांधने का काम करता है। और यही जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वही पूरे बॉडी में फ्लो होता है, जिससे हमारी पूरी बॉडी तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। तो हीमोग्लोबिन का मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है। अगर Fe का या हीमोग्लोबिन की हमारे बॉडी में कमी हो जाती है तो उससे कौन सा रोग होता है? तो उससे एनीमिया नामक रोग हो जाता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? ठीक है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 0.8 सेकेंड। आपको याद रखना है, 0.8 सेकेंड का समय लगता है मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए। मतलब 2 धड़कनों के बीच का समय, अगर आपसे 2 धड़कनों के बीच का समय पूछ लिया जाए तो वो कितना है? 0.8 सेकेंड का वो अल्प समय अंतराल होता है। नेक्स्ट, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सी करेक्ट आंसर है, हरे शैवाल के द्वारा। ठीक है, जो एल्गी होती है, एल्गी के द्वारा चाय में रेड रस्ट रोग होता है। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कि एल्गी के द्वारा यानी कि ग्रीन एल्गी, और एल्गी भी कौन सी है अगर आपसे पूछा जाए तो सेफेलुरोज। सेफेलुरोज जाति की जो एल्गी होती है उसकी वजह से क्या होता है? चाय में लाल रस्ट रोग हो जाता है। एक सत्य फल परिवर्तित होता है, सत्य फल या ट्रू फ्रूट जो होता है वो परिवर्तित होता है किससे? तो सही आंसर हो जाएगा सी, अंडाशय से। ठीक है, ओवरी से बनने वाला जो फ्रूट होता है वो क्या कहलाता है? ट्रू फ्रूट, या जिसे हम सत्य फल कहते हैं। लेकिन ओवरी, अंडाशय के अलावा पुष्पाशन और दल, मतलब अंडाशय से तो होता ही है, साथ ही साथ पुष्पाशन और दल, बाह्य दल का भी कुछ हिस्सा आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? असत्य फल कहते हैं। तो इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या पूछा है? एक सत्य फल परिवर्तित होता है किससे? तो अंडाशय से, ओवरी से। आपको ये याद रखना है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कूट फल है? देखिए, कूट फल का मतलब होता है फॉल्स फ्रूट, है ना। फॉल्स फ्रूट यानी कि असत्य फल, जो अभी मैंने आपको बताया ना। अगर अंडाशय से फल बन रहा है तो वो क्या हो जाएगा? सत्य फल। लेकिन अंडाशय के अलावा पुष्पाशन से या बाह्य दल से अगर फ्रूट बन रहा है तो उसे क्या कहा जाता है? फॉल्स फ्रूट या कूट फल कहा जाता है। तो यहाँ पर कूट फल का एग्जाम्पल क्या है? तो सेब यानी कि एप्पल। एप्पल बेस्ट एग्जाम्पल है किसका? असत्य फल का। ठीक है, तो आपको याद रखना है एप्पल। चलिए, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी,
चीड़ से प्राप्त करते हैं तारपीन का तेल। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि तारपीन का तेल हमें कहाँ से प्राप्त हो जाता है, तो चीड़ के पेड़ से हम प्राप्त करते हैं किसे, तारपीन के तेल को। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए टेरिडोफाइट्स में। ठीक है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं टेरिडोफाइट्स में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, ताकि दूसरों तक भी ये वीडियो पहुंच सके और हमारी जो सीरीज है, जो आगे आपको जितने भी वीडियोस मिलने वाले हैं, उसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोग ले सके। देखिए नेक्स्ट, देखिए किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं, किसमें होता है ऐसा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए, जिम्नोस्पर्म में। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में बीज तो बनते हैं, लेकिन वो बीज जो होते हैं वो नग्न रूप में पौधों पर ही लगे होते हैं। और अगर बीज फल के अंदर बन रहा है तो वो कौन से प्लांट है, तो वो है एंजियोस्पर्म। ठीक है, वो कौन सा टाइप हो जाता है, एंजियोस्पर्म। लेकिन बीज तो बन रहा है पर वो पौधों पर ही बाहर लगा हुआ है नग्न रूप में, तो इसे क्या कहा जाता है, जिम्नोस्पर्म। आपको याद रखना है किस प्लांट में देखने को मिलते हैं ये, तो जिम्नोस्पर्म में। लिटमस प्राप्त होता है, देखिए लिटमस पेपर के बारे में आप सभी ने सुना होगा, ये कहाँ से प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी, लाइकेन। ठीक है, लाइकेन से मिलता है हमको क्या, लिटमस। ठीक है, लाइकेन क्या है, शैवाल और एल्गी का ही एक सिम्बायोसिस रूप से रहना जो होता है वही लाइकेन कहलाता है, और इसी लाइकेन से क्या प्राप्त होता है, लिटमस प्राप्त होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है, देखिए एक बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है और ये बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है कि CO2 से ऑक्सीजन मिलती है या H2O से ऑक्सीजन मिलती है। जब भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तब ऑक्सीजन जो मुक्त अवस्था में होती है वो कहाँ से निकलती है, तो ये क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, जल से। ठीक है, जो मुक्त होकर ऑक्सीजन जाती है वो कहाँ से प्राप्त होती है, तो प्राप्त होती है जल से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई जगह रिपीट हुआ है, ये PSC तक एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ये याद रखना है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है, ठीक है, जो पौधों में वाष्प उत्सर्जन की क्रिया होती है वो किसमें होती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, पूरा पौधा। ठीक है, पूरा पौधा किस क्रिया को करता है, वेपराइजेशन या वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को पूरा पौधा करता है। मतलब वाष्प जो है वो उत्सर्जित होती है पूरे पौधे से, पत्ती से, जड़ से, तने से, मतलब पूरा पौधा पार्ट लेता है किसमें, वाष्पोत्सर्जन में। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है, तना काट है ना, तना काट किसके लिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, गन्ने के लिए। जो तना काट है मतलब तना काट के नया पौधा उगाना, ये किसमें चलता है, गन्ने में। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, देखिए ये मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ऐसा क्यों कह रही हूं मैं, क्योंकि अलग अलग बुक में इसके अलग अलग आंसर आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कोई बुक कहती है कि ये खोखली होती है, कोई कहती है सरंध्री होती है, कोई कहती है ये ठोस होती है, तो कई तरीके के आंसर हैं। लेकिन देखिए हमको जैसा कि पता है कि जो हमारे पैर की हड्डी होती है, पैर की हड्डी में मेनली है हमारा फीमर। फीमर जो होती है, आप सभी को पता है कि जो पैरों की हड्डी है उसी में तो हमारा बोन मैरो प्रेजेंट होता है। तो कहा जाता है कि ये हड्डियां कैसी है, खोखली है। खोखली होने के कारण ही क्या होता है, इनके अंदर बोन मैरो भरा होता है। ठीक है, बोन मैरो के बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया, अगर आपने मेरी बायोलॉजी वाली क्लास देखी है तो, कि हड्डियों के अंदर ये प्रेजेंट होता है। तो अगर खोखली हड्डी होगी तभी इसमें क्या प्रेजेंट होगा, बोन मैरो प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, जिससे बाद में RBC, WBC इन सभी का निर्माण होता है। और देखिए ये ठोस भी होती है ना, तो ये कंफ्यूजन हो जाता है, तीन अगर ऑप्शन ऐसे दिए जाते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा कभी ऑप्शन आता है तो सबसे बेस्ट आंसर इसका हो जाएगा कि खोखली होती है, क्योंकि हम सभी को पता है कि खोखली होगी तभी उसके अंदर क्या पाया जाएगा, बोन मैरो पाया जाएगा। तो इसलिए आप सही आंसर लगा दीजिएगा, ए, खोखली होती है। टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी, टांग में। ठीक है, टीबिया नामक हड्डी हमारे पैरों में पाई जाती है। देखिए जो हमारे पैर होते हैं उसमें जो ये थाइज वाला एरिया होता है, इसमें सबसे बड़ी हड्डी पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, फीमर। फीमर हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है जो हमारे थाइज एरिया में पाई जाती है। उसके बाद देखिए जो हमारा नीचे का लेग होता है, जो लोअर लेग होता है, उसमें दो प्रकार की हड्डियां पाई जाती है। एक होती है टीबिया, ठीक है, टीबिया जो हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी हड्डी है। अगर आपसे पूछा जाए मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो वो है टीबिया।
और एक और हड्डी एकदम पतली सी हड्डी पाई जाती है जिसे कहा जाता है फिबुला। अगर आपसे पूछा जाए मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी कहाँ पाई जाती है तो लोअर लेग में पाई जाती है। ये मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी है जिसे कहा जाता है फिबुला। तो यहाँ पे पूछा गया है टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है तो ये पाई जाती है टांगों में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। निम्न में से किस एक की खेती का प्रतिरोपण करके की जाती है? निम्न में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? तो किसकी की जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, प्याज। देखिए प्रतिरोपण का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर रोपण करना, मतलब रोपण की जगह को स्थानांतरित करना। पहले एक जगह उगा लेना, फिर उसको स्थानांतरित करके दूसरी जगह ले जाना, इसी को प्रतिरोपण कहा जाता है। और इस क्रिया से किसे उगाया जाता है? तो प्याज को प्रतिरोपण की क्रिया से उगाया जाता है। नारियल का खाने योग्य भाग होता है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं एग्जाम में। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो ए करेक्ट आंसर है, भ्रूणपोष। नारियल का जो खाने योग्य भाग है वो क्या है? तो वो है भ्रूणपोष। सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? देखिए जितने भी सुगंधित पुष्प होते हैं, फ्लावर होते हैं, उसमें पॉलिनेशन की क्रिया किसके द्वारा होती है? तो ये होती है कीटों के द्वारा। ये आपको याद रखना है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जितने भी सुगंधित फ्लावर होते हैं, खुशबू वाले फ्लावर्स होते हैं, उनमें पॉलिनेशन की क्रिया किसके द्वारा होती है? तो कीट के द्वारा होती है, क्योंकि कीट यही खुशबू सूंघ के आते हैं और पॉलिनेशन की क्रिया को करने में हेल्प करते हैं। तो इसलिए आपको याद रखना है किसके द्वारा होता है? कीटों के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? तो देखिए कौन से आवश्यक है? सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड या ये सभी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। जब भी फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है तो सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। तो ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप से मापी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तने की वृद्धि दर को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ऑक्सिनोमीटर के द्वारा तने की वृद्धि दर को सही रूप में मापा जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए अभी हमने पढ़ा है सबसे लंबी सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, फीमर। जो कहाँ पे पाई जाती है? जो अपर लेग में प्रेजेंट होती है, हमारे थाई एरिया में प्रेजेंट होती है फीमर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबसे लंबी हड्डी है मानव शरीर की। तंबाकू की पत्तियों में होता है, क्या प्रेजेंट होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, निकोटिन। ठीक है, जो तंबाकू की पत्तियां हैं उसमें क्या पाया जाता है? निकोटिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, निकोटिन की थोड़ी मात्रा चाय में भी प्रेजेंट होती है लेकिन वो बहुत ही कम होती है, लेकिन तंबाकू में बहुत अच्छी मात्रा में क्या प्रेजेंट होता है? निकोटिन प्रेजेंट होता है। इसलिए कहा जाता है कि तंबाकू का अत्यधिक सेवन नहीं करना चाहिए। भारत की प्रमुख धान्य फसल है, भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? तो वो है चावल। ठीक है, अगर आपसे भारत की प्रमुख धान्य फसल पूछी जाए तो वो कौन सी है? वो है चावल या राइस। दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि दाल किसका अच्छा स्रोत है, तो सभी को पता होगा ये तो कि ए करेक्ट है, प्रोटीन। दालें जितनी भी प्रकार की दालें हैं वो सभी प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होती है। लिटमस प्राप्त होता है, देखिए तो रिपीट हो गया है। करेक्ट आंसर क्या है इसका? लाइकेन। ठीक है, लाइकेन से हम क्या प्राप्त करते हैं? लिटमस। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है, किसका वर्णन होता है सिल्वीकल्चर कल्चर में? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सही आंसर इसका हो जाएगा ए, वनों के विकास का। ठीक है, वनों के विकास से संबंधित है क्या? सिल्वीकल्चर। ठीक है, सिल्वीकल्चर देखिए वनों को लगाना, उनका विकास करना, उसकी संरचना, ठीक है, और वनों का स्वास्थ्य, वनों की गुणवत्ता, इन सब का नियंत्रण किसमें किया जाता है? सिल्वीकल्चर में किया जाता है। तो वनों के विकास से संबंधित कल्चर कौन सा है? तो वो है सिल्वीकल्चर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, विलियम हार्वे के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम हार्वे के द्वारा रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन सबसे पहले किया गया था। किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो देखिए इनमें सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सोयाबीन में। सोयाबीन में सबसे अधिकतम मात्रा में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? कौन सी फसल है जो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर करेगी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मटर। ठीक है, जो मटर है वो लेगुमिनेसी कुल का पौधा है, यानी कि देखिए ये जो कुल है लेगुमिनेसी कुल के जितने भी प्लांट होते हैं वो सभी मृदा को क्या कर देते हैं? नाइट्रोजन से भरपूर कर देते हैं। इसलिए आपने एक प्रोसेस सुनी होगी नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसका क्या मतलब होता है? देखिए जो
वातावरण में जो जो नाइट्रोजन है कितनी है, 78% नाइट्रोजन है वातावरण में, लेकिन इस नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं कौन, प्लांट डायरेक्ट अगर ये नाइट्रोजन लेना जाए, देखिए वातावरण में कितनी है 78% है, लेकिन प्लांट इन्हें डायरेक्ट नहीं ले सकता। अगर प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए है तो पहले नाइट्रोजन को किस में चेंज करना होगा, पहले नाइट्राइट में चेंज होता है, फिर नाइट्रेट में चेंज होता है, और ये नाइट्रेट के रूप में पौधे इसे ग्रहण करते हैं। तो यही क्रिया क्या कहलाती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाती है। और जितने भी देखिए जो मटर है जैसे, और जितने भी लेगुमिनेसी कुल के प्लांट होते हैं, उन सभी की मृदा में नाइट्रोजन में यही नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है बैक्टीरियाज के द्वारा, और तभी प्लांट जो होते हैं वो क्या ले लेते हैं, नाइट्रोजन का उपयोग कर पाते हैं। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है ये। तो अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, तो मटर जो है वो लेगुमिनेसी कुल का पौधा है, और यहीं पर नाइट्रोजन फिक्सेशन जैसी क्रियाएं होती है इसी में, इसीलिए क्या हो जाता है, मृदा को ढेर सारी नाइट्रोजन मिल जाती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। पेस मेकर का संबंध किससे है, तो देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सही आंसर हो जाएगा बी, हृदय से संबंधित है पेस मेकर, है ना। पेस मेकर का यूज हम कब करते हैं, तो देखिए छोटा सा उपकरण होता है पेस मेकर, जब असामान्य हृदय गति हो जाती है तो उसको नियंत्रित करने के लिए जिस उपकरण का यूज किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है, पेस मेकर कहा जाता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है, कितनी बार होता है, देखिए बहुत जनरल क्वेश्चन है लेकिन कई बार कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए आपको याद रखना है कि 72 बार, 72 बार एक स्वस्थ मनुष्य का दिल धड़कता है 1 मिनट में। चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सही आंसर हो जाएगा बी, थिया साइनेंसिस, ठीक है, थिया साइनेंसिस इसका नाम है। देखिए यहाँ पे देखिए साइनेंसिस थिया भी दिया है और थिया साइनेंसिस दिया है। अक्सर जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसी तरीके के ऑप्शन देखने को मिलते हैं ताकि जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो जाए, पर आपको याद रखना है कि सबसे पहले थिया आएगा, है ना, थिया साइनेंसिस, ऐसे याद रखिए आप इसको, ये पहले क्या आएगा, थिया आएगा चाय के वानस्पतिक नाम में। मटर पौधा क्या है, तो मटर पौधा इनमें से क्या है, पुष्प है, शाख है, झाड़ी है, या इनमें से कुछ भी नहीं है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, साख, ठीक है। जो मटर का पौधा है वो किस में आता है, तो वो साख में आता है। देखिए साख क्या होते हैं, तो जितने भी हरे और कोमल तने वाले पौधे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, साख कहते हैं। मतलब देखिए साख जो होते हैं वो पौधे जिनके पत्ते, फल या फूल को हम क्या कर सकते हैं, पकाकर खा सकते हैं, उन्हीं को हम साख कहते हैं। जैसे मक्का, पालक, सरसों, मटर, ये सब किस में आती है, साख में आती है। तो मटर पौधा क्या है, तो आपको याद रखना है एक प्रकार की साख है। प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है, जो प्रोटीन सेल्स के द्वारा उपयोग की जाती है वो किसके द्वारा सिंथेसिस की जाती है, तो सही आंसर यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, तो डी, बंधित राइबोसोम्स के द्वारा। देखिए आप सभी को पता होगा कि राइबोसोम्स है वही होती है प्रोटीन फैक्ट्री, वहीं पर प्रोटीन का निर्माण होता है, लेकिन मुक्त राइबोसोम्स या बंधित राइबोसोम्स ये आपको कंफ्यूज कर देगा आपके एग्जाम में। तो आपको याद रखना है कि जो बंधित राइबोसोम्स होता है वो सिंथेसिस करता है किसका, प्रोटीन का। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आपको याद रखना है। और राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में भी जाना जाता है। पौधों में जल का संवहन परिवहन किसके द्वारा होता है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जाइलम के द्वारा। देखिए जाइलम और फ्लोएम, फ्लोएम क्या करता है, खाने का परिवहन करता है, और जाइलम क्या करता है, जल का परिवहन करता है, और ये एक ही दिशा में परिवहन करता है, ये भी आपको याद रखना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जाइलम, जो जल का परिवहन करता है किसमें, प्लांट में। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ए, विषाणु या वायरस के द्वारा होने वाला एक रोग है हाइड्रोफोबिया, जिसे हम रेबीज के नाम से भी जानते हैं, रेबीज के नाम से भी जाना जाता है हाइड्रोफोबिया को। हाइड्रोफोबिया क्या है, देखिए हाइड्रो यानी होता है पानी और फोबिया यानी होता है डर, तो पानी से डर लगना, है ना, जिसको भी हाइड्रोफोबिया हो जाता है वो पानी के आसपास जाने में भी बहुत ज्यादा डरने लगता है। तो ये किसके द्वारा होता है, ये वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंफ्यूज कर देता है क्वेश्चन। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, विषाणु या वायरस में एंजाइम प्रेजेंट्स नहीं होते हैं, ये आपको याद रखना है। आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व क्या है, आलू में मोज़ेक रोग किसके द्वारा होता है, तो डी सही हो जाएगा, विषाणु या वायरस के द्वारा आलू में मोज़ेक रोग होता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, किडनी में। जो हमारी किडनी हमारा ब्रिक है वही हमारे रक्त का शुद्धिकरण करता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितना भी फिल्ट्रेशन का काम है वो किसका है, किडनी का है। तो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है,
किडनी में होता है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा सी, डायलिसिस। ठीक है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है डायलिसिस। ठीक है, और अगर जिसका शुद्धिकरण बॉडी में नहीं हो पाता है तो एक अलग से डायलिसिस मशीन होती है जिसके द्वारा खून का शुद्धिकरण किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। एजोला है एक, तो एजोला क्या है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जलीय फर्न। ठीक है, एजोला क्या है? एक जलीय फर्न है। देखिए एजोला जो है वो धान के खेत में जहाँ पर बहुत ज्यादा पानी होता है वहां पर उगाई जाती है और ये एक प्रकार का बायो फर्टिलाइजर होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सा बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज होता है? तो एजोला जो एक जलीय फर्न है और ये बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? देखिए वही क्वेश्चन बन गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा बी, एजोला। एजोला को जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? ठीक है, आम का साइंटिफिक नेम क्या है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मेंजीफेरा इंडिका। बहुत कॉमन है आम का वानस्पतिक नाम क्योंकि ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है मेंजीफेरा इंडिका आम का साइंटिफिक नेम है। दलहन पौधे संबंधित होते हैं किस कुल से होते हैं? देखिए मैंने आपको बताया जितनी भी दलहन पौधे हैं वो सभी लेगुमिनेसी प्लांट के कुल के होते हैं। ठीक है, इनका कुल कौन सा है, किससे संबंधित है? ये तो लेगुमिनेसी कुल से संबंधित है सभी दलहन प्लांट। और यही वो कुल है जो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का क्या कर देता है? फिक्सेशन कर देता है। मतलब मृदा में नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में हो जाएगी किस कुल में, किस कुल के प्लांट के कारण? तो वो है लेगुमिनेसी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो वयस्क मनुष्य में कुल 206 हड्डियां होती है। ठीक है, आपको याद रखना है कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां पाई जाती है मनुष्य में। आगे देखते हैं, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो देखिए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए, 8 अस्थियां होती हैं। मतलब मनुष्य की जो खोपड़ी वाला हिस्सा है यानी कि ऊपर का ये कपाल वाला हिस्सा है, इसमें 8 अस्थियां होती है। और ये जो हमारा फेस वाला एरिया है इसमें हड्डियां होती हैं 14। ठीक है, तो 14 + 8 यानी कि 22। टोटल अगर पूछा जाए पूरे सर में कितनी हड्डियां हैं तो 22 हड्डियां है। फेस की 14 और कपाल की 8, मतलब टोटल मिला के 22 हड्डियां प्रेजेंट होती है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो वो है रेफेशिया। ठीक है, रेफलेशिया, रेफलेशिया जो है ये संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। खैरा रोग किससे संबंधित है? देखिए बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ए करेक्ट हो जाएगा, धान से संबंधित रोग है खैरा रोग। देखिए खैरा रोग जब होता है तो इसकी जो पत्तियां हैं इनकी पत्तियों पर हल्के हल्के पीले रंग के धब्बे पड़ने लगते हैं और थोड़े दिन बाद ये जो पीले रंग के धब्बे हैं ये कत्थई रंग के या ब्राउन कलर के धब्बों में चेंज हो जाते हैं और जो प्लांट होता है वो बौना रह जाता है। तो ये एक प्रकार का रोग है। देखिए आगे इसका एक और क्वेश्चन है कि खैरा रोग किसके कारण होता है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, जस्ते की कमी के कारण, जिंक की कमी के कारण क्या होता है? खैरा रोग हो जाता है प्लांट में। ठीक है, धान के प्लांट में। चलिए आगे देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जड़ें विकसित होती है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, जड़ें विकसित होती है किससे? तो सही आंसर हो जाएगा डी, मूलांकुर से। देखिए प्रांकुर से हमेशा तना विकसित होता है और मूलांकुर से हमेशा जड़ें विकसित होती है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि जड़ों को हम मूल भी कहते हैं। तो मूलांकुर से ही मूल उत्पन्न होगी और प्रांकुर से क्या उत्पन्न होगा? तना उत्पन्न होगा। तो जड़ें किससे विकसित होगी? मूलांकुर से। डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। यहीं पर दोस्तों हमारे आज के 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।